आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से दूसरा पाठ प्रयोजनमूलक हिंदी व्यवहार क्षेत्र बैंक, बीमा, सूचना एवं प्रौद्योगिक जनसंचार माध्यम। यह पाठ हमने पिछले ही भाग में शुरुआत की थी। इस पाठ की उसमें हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप देखे और उसमें हमने बहुत सारी सबके विचार हिंदी प्रयोजनमूलक में किस तरह होने चाहिए यह हम देखे, उसके संक्षिप्त रूप देखे और किस तरह से कार्यालयीन क्षेत्रों में या प्रशासन में हिंदी मूलक का या हिंदी का किस तरह से हम उपयोग में लाते हैं वो भी देखा। उसमें हमने निर्वैयक्तिकता तथा तथ्यों में संपूर्णता, अस्पष्टता, वर्णनात्मकता और तकनीकी अर्ध तकनीकी का भाषा प्रयोग हमने देखा है। आज हम उसके आगे का भाग विधि की हिंदी यह हम देखेंगे। विधि का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विधि का तात्पर्य कानून सम्मत ऐसी व्यवस्था है जिसका अनुपालन हर नागरिक को करना पड़ता है, चाहे वह नागरिक आम आदमी हो या सरकारी कर्मचारी या न्यायाधीश हो। न्याय प्रक्रिया का प्रमुख आधार उसका लिखित विधान ही होता है। इसीलिए संविधान, अधिनियम, नियम, विनियम, स्थायी आदेश, अनुबंध आदि से संबंधित दस्तावेज विविध साहित्य के अंतर्गत होते हैं। न्याय प्रक्रिया से संबंधित निर्णय, मामले से संबंधित बनाया साक्ष्य आदि विविध के क्षेत्र से प्रत्यक्ष जुड़े विषय होते हैं। इन सब के साथ जुड़ी भाषा विविध विधि की हिंदी कहलाती जाती है। इसकी प्रमुखता चार विशेषताएं कहलाई जा सकती है: सुनिश्चितता, संक्षिप्तता और सुस्पष्टता, भाव की असंदिग्धता और विशुद्धता। तीसरा है विधि विषयक परंपरागत शब्दावली और चौथा है अनुवाद प्रधानता। आगे उन्होंने एक एक का स्पष्टीकरण बताया है। सबसे पहले बताया है संक्षिप्तता, सुनिश्चितता एवं स्पष्टता। राज्य भाषा आयोग ने विधि की भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी इस विशेषता पर विशेष रूप से बल दिया है। उसके अनुसार कानून की भाषा सुनिश्चित, संक्षिप्त और सुस्पष्ट होनी चाहिए। देश भर के अनेक न्यायालयों में इस भाषा की व्याख्या की जाती है जो मुख्यतः कानूनों के प्रयोग में लाई जाती हुई है। भाषा के व्याकरण सम्मत सामान्य अर्थ के आधार पर ही विचार करेंगे, उन शब्दों के पीछे हुए उद्देश्यों का अभिप्राय के आधार पर नहीं। जहाँ तक विचार विमर्श की भाषा का संबंध है, अपने विचार प्रकट करने में संबंध वक्ताओं की सुविधा और सुगमता की ध्यान में रखना जरूरी होता है। जहाँ तक कानून की भाषा का प्रश्न है, प्रामुख्यता, निश्चयता, संक्षिप्तता और अधिक से अधिक स्पष्टता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दूसरा है भाव की असंदिग्धता और विशुद्धता। शब्द संबंध में कठिनाइयों का अनुभव कानून और न्याय शासन के क्षेत्र में विशेष से अधिक रूप होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकलाप का एक क्षेत्र ऐसा होता है कि विभिन्न स्थितियों और व्यवस्थाओं के बहुसंख्यक लोगों को अपने जीवन के कार्यालय में प्राय प्रतिनिधि इसके स्थान वास्ता पड़ते हैं। इस कारण कानून और न्याय प्रशासन के क्षेत्रों के लिए आवश्यक है कि जो भी पद्धति अपनाई जाती है उसका एक अनिवार्य गुण भाव की असंदिग्धता का और पूर्ण विशुद्धता को रखता है। और उसका तीसरा रूप है विधि विषयक परंपरागत शब्दावली। विधि के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर भाषा के एकरूपता पर इसीलिए राजभाषा आयोग के कुछ सुझाव दिए गए हैं। उसमें एक सुझाव यह था कि विविध व्यवस्था यहाँ अधिकाल से कार्यान्वित रहती है। अंततः विधि विषयक शब्दावली की यह एक
दीर्घ परंपरा रही है। संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भाषा को भारतीय भाषा में अति प्रचलित शब्द का ग्रहण इस क्षेत्र की भाषाई एकरूपता में सहायक होती है। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी का यह रूप विकसित किया गया है। विधि एवं कानून की हिंदी में संस्कृत, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के लिए साक्षी, साक्ष्य, कारागार, वादी, प्रतिवादी, न्याय और संस्कृत पनयम, पंथम आदि तमिल, आडमान, विलंगम आदि कन्नड़, करस्थय्य आदि मुसलमान शासकों के समय अरबी, फारसी यह विधि की भाषा रही है। इसीलिए वसीयतनामा, कारनामा, दावा, मुवक्किल, पेशी, मुआवजा, फौजदारी, दीवानी जैसे कई शब्दों अरबी फारसी के शब्द विधि के हिंदी में ग्रहण किया गया है और बहुत सारे अंग्रेजी भी शब्द वहाँ पे उपयोग में लाए गए हैं, जैसे कि अपील, कोर्ट, जज, वकील, सामान्य आदि। इस तरह के कई शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढालकर भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि अपील से अपीलकर्ता, अपीली से अपीलियर आदि। अनुवाद प्रधानता संवैधानिक प्रावधान के आधार पर वर्तमान समय में विधि एवं कानूनी क्षेत्र में हिंदी की स्थिति वैकल्पिक है। विधि का कार्य प्रमुखता अंग्रेजी के माध्यम से ही होता है। मजे की बात तो यह है कि संविधान लागू होने से पहले विधि के अधिक निकले किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का अंग्रेजी पाठ आवश्यक नहीं होता है। लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात हिंदी भाषा या हिंदी भाषी राज्यों की विधियों में ही अंग्रेजी, हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। संविधान की धारा एवं उपबंधों तथा समय समय पर जारी किए गए आदेशों पर उन्होंने कहा है कि अधिनियमों पर नियमों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अब भी इस देश के विधि की भाषा अंग्रेजी ही है। हिंदी मात्र अनुवाद की भाषा होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र की भाषा का स्वरूप अनुवाद प्रधान बन गया है। इसीलिए इस क्षेत्र के भाषा का जो स्वरूप है अनुवाद प्रधान बन गया था। इसके संरचनात्मक पर अनुवाद का प्रभाव बुरी तरह से देखा जा सकता है। ई है वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की वाणिज्य और व्यावसायिक प्रयुक्त का क्षेत्र अति विशाल है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति मात्र राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय तथा बहुआयामी हो गई है। माल या वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य में आ जाती है। इस दृष्टि से इसकी कई उपप्रयुक्तियां हैं। छोटे छोटे ग्रामीण के हॉकर से लेकर विभिन्न रासनियों से प्रसारित विज्ञान तक, हस्त व्यवहार के केंद्र से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों तक ही संपूर्ण गतिविधियों से जुड़े भाषा संदर्भ वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही यातायात व्यवहार या व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सरकारी, अर्धवैध सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्यालय में बीमा, बैंक आदि के इस तरह अंतर्गत में आ जाते हैं। व्यवसायिक संप्रेषण के अंतर्गत पर पत्र व्यवहार तथा विज्ञापन इसकी उप प्रकृतियां हैं। कुल मिलाकर वाणिज्य व्यवसाय के हिंदी में कई उप प्रयुक्तियां हैं। हर उप प्रयुक्तियों का अपनी विशिष्ट भाषिक रचना है। समन्वयित रूप से कतिपय विशेषताएं इन प्रकार दी जा सकती है। आगे कहा है कि विभिन्न स्रोतों की शब्दावली। वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी में पारिभाषिक तथा सामान्य शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द विभिन्न स्रोत से आते हैं।
जैसे परंपरागत, तत्सम, देशज, आगत, प्रयुक्तिक के लिए निर्मित तथा अन्य प्रयुक्ति के आगत मूल्य धर्म या धन वृद्धि, वृत्त, चक्रवृद्धि, शिखा वृद्धि आदि मूल शब्द से संस्कृत में शब्द आ जाते हैं, तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रचलित है। अदायनी, जमानत, रेह, गिरवी, कर्ज इतने सारे वर्ड्स। वैसे ही कर्ज, उधार आदि अरबी फारसी के शब्द हैं। इसमें नवनिर्मित शब्दों की संख्या ही अगणित है। टकसाली सोना, सराफा, बाजार, हाथ बदल, वायदा, उसकी सूची, रोकड़ा, सूची आदि देशज शब्द हैं। बहुत सारे शब्द जैसे दलाली, वस्तु विनिमय, मांग पत्र, निवेश, पूंजीगत लाभ आदि शब्द मानविकी के आए हैं। वाणिज्य व्यावसायिक प्रयुक्ति का संबंध बैंक, विमा, यातायात तथा सरकारी कार्यालय से होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों से संबंधित शब्दावली भी यह प्रयुक्त होती है। विक्रय क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ एक और सामान्य शब्दावली का प्रयोग होता है, तो विज्ञापन के रूप में इसका संबंध जनसंचार माध्यम से आ जाता है। अंततः उस क्षेत्र से संबंधित शब्दावली का भी प्रयोग होता है। आगे दिया है जनसंचार माध्यमों को हिंदी, और आगे उन्होंने दूसरा दिया है उपप्रयुक्तियों के अनुसार भाषिक संरचना में वाणिज्य व्यवसाय में वस्तु उत्पादन, यातायात, विक्रय एवं विज्ञापन से संबंधित भाषा रूप का प्रयोग करना वहां पे पड़ता है। इसमें भी कार्यालयीन एवं विज्ञापन से संबंधित भाषा रूप का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें भी कार्यालयीन प्रबंध, पत्राचार तथा विज्ञापन की भाषा संरचना एक दूसरे से पृथक होती है। प्रबंध में कार्यालयी शैली का प्रयोग होता है, साथ ही बड़ी खाता लेखन आदि की अपनी संरचना होती है। पत्राचार की भी यह कई शैलियां होती है। और आगे उन्होंने कहा है कि कई औपचारिक की नहीं, अनौपचारिक भी विक्रिया उसमें हो जाती है। अद्वैय औपचारिकता भी होती है। विज्ञापन की भाषा आकर्षक तथा विज्ञापन वस्तु जनसंचार माध्यम से और उसके क्षेत्र विशेष के अनुरूप होती है। इसके अतिरिक्त शब्दावली माध्यम और उसके क्षेत्र विशेष के अनुरूप होती है। इसीलिए अतिरिक्त शब्दावली तथा भाषिक संरचना की दृष्टि से वाणिज्य व्यवसाय की हिंदी में रूढ़ीकरण, अरूढ़ीकरण, स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रभावोत्पादकता, अप्रत्यक्षता, तटस्थता एवं विनम्रता के लक्षण प्राप्त होते हैं। उसमें जनसंचार माध्यम की हिंदी बताया है। कहा जाता है कि किसी भी देश की जनसंचार नीति जितनी सशक्त होती है, वह देश उतना ही प्रगतिशील होगा। जनसंचार का अर्थ होता है बहुत बड़े आकार की बिखरे लोगों तक संचार माध्यम द्वारा संदेश व सूचना पहुंचाना। जन समुदाय तक मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा लोक माध्यम आदि जैसे जन माध्यम से सहारे विचारों, जानकारी, अनुभवों आदि मनोरंजन को पहुंचाना। इस तरह के शब्द उन्होंने, उसका अर्थ उन्होंने यहाँ पे बताया है। आगे बताया है कि स्थूल रूप में जनसंपर्क पत्र, पत्रिकाएं, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन तक संचार के प्रमुख माध्यम कहे जाते हैं। हिंदी से देश की संपर्क भाषा रही है, इसीलिए इन माध्यमों के साथ उसका संबंध अटूट रहता है। यद्यपि पत्र पत्रिकाओं में लिखित भाषा रूप, आकाशवाणी में उच्चारित भाषा रूप तक, दूरदर्शन में लिखित एवं उच्चारित भाषा का प्रयोग किया जाता है। समन्वयित रूप में इन माध्यमों की हिंदी में अर्थात कॉमन लैंग्वेज होती है। इसकी कतिपय विशेषता इस प्रकार होती है, उसकी विशेषताएं उन्होंने बताई है। सहजता और संप्रेषणशीलता। संचार माध्यमों का पाठक, श्रोता या दर्शक आम आदमी से खास आदमी तक फैला हुआ है। समाज के इस एक वर्ग तक संप्रेषण संचार माध्यमों का उद्देश्य होता है। सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाना इनका प्रमुख प्रयोजन होता है। इसीलिए सहज और संवेदनशील भाषा का प्रयोग माध्यमों की अनिवार्यता है।
इस संबंध में दूरदर्शन की समाचार वाचिका श्रीमती मंजरी जोशी अपने एक आलेख में लिखती है, पत्रकारिता की भाषा कमोबेश हर माध्यम के लिए एक ही सी शब्दावली इस्तेमाल करती है और वही कमोबेश आम जनता को आसानी से समझ में आती है और शब्दों को संकलन हो जाती है। लेकिन यह भी सच है कि लिखित भाषा संस्कार से ही पाई जाती है। इसीलिए समाचार पत्र पढ़ने वाली भी इस संस्कार को स्वीकार करती है। इसीलिए अखबारों में प्रयुक्त होने वाले शब्द अगर उसे प्राकृत तौर पर नहीं मिल जाते तो भी वह उन्हें स्वीकार कर लेता है। लेकिन रेडियो में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर विशेष दबाव यह होता है कि वह आम व्यक्ति की बोलचाल की भाषा के अधिक निकट होता है। सभी माध्यमों से सामान्य शब्दावली के साथ साथ यथाव्यक्त विशेष अर्थात की प्रयुक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेष को शब्दावली का भी प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी प्रेषणीयता पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता होता है कि उस पर प्रेषणीयता पे हमें अधिक ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा है माध्यमानुरूप भाषा संरचना। समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है और आकाशवाणी दूरदर्शन पर अधिकांश मौखिक या उच्चारित भाषा का। वाक्य रचना की दृष्टि से लिखित और मौखिक भाषा में अंतर आ जाता है। लिखित भाषा से वाक्य विन्यास पर ध्यान न भी दिया जाता है भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाठक वाक्य को कई बार पढ़ सकता है और अर्थ ग्रहण कर सकता है। लेकिन मौखिक भाषा में वाक्य रचना में यह ध्यान देना पड़ता है कि श्रोता एक ही बात सुनकर बात समझ जाना चाहिए। उच्चार, वाक और प्रोक्ति में प्रति आध्यात्मिक ध्यान देना पड़ता है। दूरदर्शन की जो भाषा है यद्यपि मौखिक है, लेकिन आकाशवाणी की भाषा से अलग होती है, क्योंकि यहाँ भाषा और दृश्य के एक ही विशेष एकता की दरकता दिखाई देती है कि उसमें एक ही विशेषता का एक दरकार है जो सूचना ग्रहण करने वाले को सहजता से सूचना देनी उसे चौंकाए। तीसरा है प्रभावशालीता। जनसंचार माध्यमों की प्रयोजन सिद्धि उसकी भाषा की प्रभावशालीता पर निर्भर होती है। समाचार पत्र की धरातल पर भाषाई प्रभावशालीता उसकी लेखन शैली पर निर्धारित होती है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की भाषाई प्रभावशालीता उसके उच्चारण तथा संभाषण शैली पर निर्धारित होती है। समाचार पत्र की भाषा में प्रभावशालीता का संबंध रपट या समाचार लेखन कला से होता है, जबकि आकाशवाणी दूरदर्शन के रपट और समाचार की अपनी संरचना होती है। यहाँ लेखक ने साथ प्रस्तुति भी जुड़ी है। दूरदर्शन जैसे दृश्य श्राव्य माध्यम से अर्थ संचार केवल भाषा से नहीं होता। यहाँ श्रोता दर्शक होता है, वहाँ भाषा बोलने वाला जो हावभावी भी देखता है। टेलीप्रॉम्प्टर के साथ श्रोता के साथ कहा अनौपचारिक संवाद शैली में प्रस्तुत किए गए समाचार तथा रपट आदि प्रभावशाली होती है। चक्षु संचालन के साथ वाचिक रूप में बल, आघात, अनुतान और विराम की भी भाषा अर्थवाहक होती है। इस प्रमुख विशेषताओं के साथ जनसंचार माध्यमों ही हिंदी की अन्य विशेषताओं के रूप में उनमें होने वाली संक्षिप्तियों का प्रयोग, जैसे इंदिरा कांग्रेस के लिए इनका, भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा आदि का प्रयोग, मिश्रित शैली, कर्मवाच्य का व्यापक प्रयोग, प्रोक्ति, प्रारंभ करने की निर्धारित अभिव्यक्तियां जैसी बताया जाता है सूचना मिलती है, का कहना है आदि का प्रयोग आदि विशेषता कही जा सकती है। स्थानाभाव में ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की संबंधित प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियों का परिचय दिया गया है। आज प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
समाज जीवन में जहाँ की उच्चारणीय व्यवहार है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संचार वहाँ तक माना जा सकता है। इस तरह से आज हमने हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा का व्यवहार क्षेत्र देखा है। उस क्षेत्र में हमने बैंक, बीमा, सूचना एवं प्रौद्योगिक, जनसंचार माध्यम, हर इस क्षेत्र में हिंदी भाषा किस तरह से है, कौन कौन सी भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है और किस तरह की भाषा इसमें महत्वपूर्ण है, यह हमने इस पाठ से देखा है। आप भी यह पाठ घर में एक दो बार पढ़िए और उसको समझिए। आशा करती हूँ जो भी मैंने पाठ पढ़ाया है, आपको समझाया है, वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।